हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, टीआरई और आरपीएससी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमने राजनीति विज्ञान और इतिहास के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम घटना चक्र की राजनीति विज्ञान की पुस्तक को कवर कर रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट। आज के वीडियो का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज एफ केनन, ऑप्शन बी मार्गेनथाउ, ऑप्शन सी ट्रीट्स्के और ऑप्शन डी डेविड स्टन। और पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्गेनथाउ। राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता मार्गेनथाउ को माना जाता है और मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस है और इस पुस्तक को परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हेंस मार्गेनथाउ, ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर और ऑप्शन सी क्विंसे राइट, ऑप्शन डी मार्टिन राइट। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए हेंस मार्गेनथाउ की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? प्लेटो, लास्की, मार्क्स या गार्नर। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी लास्की। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। बहुलवाद का मानना है कि सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। गियर के, मेडलैंड, फिगिस, डिग्बिट, क्रेब, जीडीएच कोल तथा हेराल्ड लास्की बहुलवाद के प्रमुख विचारकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है ये बताना है आपको। बेब, लिंडसे, क्रेब और हीगल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीगल ने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। राज्य को ईश्वर की असीम सत्ता की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए हीगल जो एक आदर्शवादी विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है या पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है। उन्होंने लिखा है कि राज्य दैवी इच्छा है जो पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। हीगल से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए, उन्हें आप सभी को नोट डाउन करके रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? विलियम बायड, अरस्तु, लास्की या जेएस मिल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। यह परिभाषा जो है विलियम बायड ने दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए हीगल के अनुसार, ऑप्शन बी बेंथम के अनुसार, ऑप्शन सी ग्रामसी के अनुसार, ऑप्शन डी लेनिन के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने जो है वो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे प्रदत्त कूट से अपना उत्तर चुनना है। यहाँ पर एक तरफ विचारक दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में आप सभी को उनसे संबंधित अवधारणाएं दी गई हैं।
तो यहाँ पर आप सभी को मिलाना है। कभी भी मैचिंग वाले में आपको ऐसे तीर लगा करके नहीं मिलाना है, इस तरीके से यहाँ पर गलतियां हो सकती हैं। अब आप सभी को नंबरिंग करनी, तो कार्ल मार्क्स किसके लिए जाने जाते हैं, तो वर्ग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही एक को एक से मिलाया तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर सी और डी। अब लोहिया को आप मिलाएंगे तो लोहिया का संबंध सप्त क्रांति से है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चार से, लोहिया 4 से मिलेगा। जयप्रकाश नारायण का संबंध समग्र क्रांति से है, तो ये 2 नंबर से मिलेंगे। और वहीं मिल अब उपयोगितावाद बचता है तो 3 नंबर से। और इस तरीके से 1 4 2 3, 1 4 2 3, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और यह प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर के चयन पर आधारित है। एक तरफ विचारकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विचार दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जैसे हाफ्स से मिलाते हैं, तो हाफ्स सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है, तो बी को 1 से मिला देंगे। उसके बाद मैकियावेली आप सभी लोग जानते हैं सीजेर बोर्गिया का राज्य शिल्प से संबंधित है, तो इसको 2 से मिला देंगे। और कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष से संबंधित है, तो इसको 3 से मिला देंगे। और जेएस मिल आपके बचते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएगा। और इस तरीके से राइट आंसर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन, लॉर्ड रोजर एक्विनॉस का। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? हमेशा प्रश्नों में इस नहीं वाले वर्ड को ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए, द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। ऑप्शन बी, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। ऑप्शन सी, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, राजनीतिक संस्कृत विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है, यहाँ पे नहीं कह दिया गया है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही को चुनना है। दूसरा है, राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है, राजनीतिक संस्कृत सामान्य संस्कृत का अभिन्न अंग है। चौथा भी देख लेते हैं, राजनीतिक संस्कृत दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। तो ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृत का संगठक नहीं है? इस पॉइंट को हमेशा नोट करके देखना है आप सभी को। आनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य अभिरुचियां, अप्रभावी अनुक्रियाएं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ जो संस्कृति के संगठनों, राजनीतिक संस्कृति के संगठनों से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो आमंड ने अपने एक निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये ध्यान रखना ये किसका निबंध है, तो ये है आमंड का, में राजनीतिक संस्कृत शब्द का उल्लेख किया था। राजनीतिक संस्कृत मोटे तौर पर 3 तत्वों को समूह होती है और वो तत्व है आनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं। और इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी आपने देखा कि ये आमंड के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, राजनीतिक संस्कृत का अभिप्राय क्या है? संस्कृत की राजनीति, राजनीति की संस्कृत, राजनीतिक मूल्य विश्वास और दृष्टिकोण, राजनीति में संस्कृत महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राजनीति की संस्कृत अगर आपने टिक किया है तो राइट आंसर आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। ऑप्शन ए, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। ऑप्शन बी, समानता, स्वतंत्रता और क्षमता। ऑप्शन सी, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। ऑप्शन डी, समानता, एकता और विशिष्टीकरण। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये होगा, लुसियन पाई ने पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट
के अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं और वो है समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती, गलत हो गया। ऑप्शन सी, यह एक प्राचीन धारणा, यह भी गलत हो गया। उपयुक्त सभी कैसे सही हो सकते हैं जब 2 ऑप्शन आपके गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक व्यवस्था का वैध वाहिकारी शक्ति होती है, ये भी सही। जब ये 3 सही तो लक्षण नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है। मांग, समर्थन, पुनः निवेश। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर जो हैं वो है मांग, समर्थन तथा पुनः निवेश। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हुए 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में आगत निर्गत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह राजनीति शास्त्र में व्यवस्था उपागम का प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है। तो यहां से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डेविड स्टन की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृत किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति अभिव्यक्त अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। सिडनी बर्बा, लुसियन पाई, आमंडोम पावेल, एलन बॉल। और राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है। जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रॉस, जॉर्ज सेबाइन, नॉर्मन जैकबसन। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। लियो स्ट्रॉस ने राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन में भेद बताया है। राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य क्या है। तो राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अभिव्यक्ति के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है। राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति और अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को इनके सही रूप में जान लेने का प्रयत्न ही राजनीतिक दर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जॉर्ज एच सेबाइन है, ये पॉइंट भी नोट करना है। इसके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन जॉर्ज ई.जी. कैटलिन के द्वारा किया गया है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। प्रश्न है गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है। रॉबर्ट मिशेल्स, मैक्स वेबर, पैरेटो या मोस्का। और राइट आंसर यहां पर होने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट मिशेल्स ने जर्मन समाज वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है और इन्हें राजनीतिक समाज विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। मोस्का, पैरेटो तथा मैक्स वेबर के साथ इसे विशिष्ट वर्गवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। रॉबर्ट मिशेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में इन्होंने अपने प्रमुख सिद्धांत गुट तंत्र के लौह नियम को प्रस्तुत किया है। मिशेल्स की मान्यता है कि सभी संगठित समूह, चाहे वह राज्य हो, राजनीतिक दल हो, मजदूर संघ हो, व्यवहार के धरातल पर गुट तंत्र का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात इनमें सारी शक्ति इन गिने नेताओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है, चाहे उनका औपचारिक संविधान कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ पे अब ध्यान रखना है पैरेटो के बारे में। तो पैरेटो की पुस्तक का नाम याद रखना है, द माइंड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने अपना प्रमुख सिद्धांत सर्कुलेशन ऑफ एलीट दिया है। मोस्का के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्का की प्रसिद्ध पुस्तक द रूलिंग क्लास है, जिसमें इन्होंने स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिलहाल मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है,
यह कथन किसका है? रैमजेम्योर का, हरमन फाइनर का, मैक्स वेबर का, लास्की का? राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रैमजेम्योर। रैमजेम्योर के अनुसार हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज्यादा है, चाहे वह प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो। वह मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई है, और अब वह अपने पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये स्टेटमेंट जो रैमजेम्योर का हमने अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वह इस संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? लास्की, प्लेटो, अरस्तु या लॉरेंस? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस। लॉरेंस के अनुसार तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वह इस संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में तटस्थता एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध केवल युद्ध की अवस्था से ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर, नॉर्थियोट पार्किंसन, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो? और राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थियोट पार्किंसन का ये स्टेटमेंट है कि उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मैक्स वेबर है एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, एक नार्वे का मनोविज्ञानी, एक जर्मन राजनीति विज्ञानी, एक रूसी विधि विज्ञानी? राइट आंसर यहाँ पर आपको चुनना है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक जर्मन राजनीति विज्ञानी है मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? मैक्स वेबर, ग्रेवियल आमंड, अरस्तु या हाब्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के जो 3 प्रकार हैं उसमें परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता है। वेबर इसमें से वैधानिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि सत्ता एक निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ विचारकों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है विचार परंपराओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर मिलाते हुए फिर राइट आंसर आपको चुनना है। तो एडमंड बर्क जो है वो रूढ़वादी हैं, तो यानी एक को 3 से मैच करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो इच्छा स्वतंत्र से संबंधित है, तो 2 से मिलेगा बी वाला। जेरमी बेंथम आप सभी लोग जानते हैं उपयोगितावाद से संबंधित हैं, तो सी वाला 4 से मिलेगा। और अलस दैर मैकिंटायर जो है वो समुदायवाद से संबंधित हैं, तो 1 से मिलेगा। इस तरीके से 3 2 4 1, 3 2 4 1 और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा, जो शेष ऑप्शन अगले पेज पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर या कार्ल पॉपर? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता? तो ये तीनों है, तो और चौथा यहां पर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो ने राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? यानी ये जो विचारक यहां पर आपको दिख रहे हैं मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो, इनको राजनीति शास्त्र के किस उपागम के साथ जोड़ा गया है? दार्शनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या समाजशास्त्री? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्री उपागम से इन्हें जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता, चमत्कारी नेतृत्व? और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मैक्स वेबर का जन्म 1864 में पश्चिमी जर्मनी के वस्त्र निर्माता परिवार में हुआ था। वेबर हमेशा वास्तविक अनुभवों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक महत्व देते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, आमतौर पर पीरधी देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित सामान के लिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निर्भरता सिद्धांत के अनुसार संसाधन परिधि के देशों अर्थात गरीब एवं अल्प विकसित देशों से केंद्र के देशों अर्थात धनी एवं विकसित देशों की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे परिधि के देशों पर केंद्रीय देशों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि के देश पूंजी निवेश, ऋण, बाजार, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, या किसने कहा है? मेरियट, लास्की, रैमजेम्योर, बेजहार्ट। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजेम्योर। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। शासन संचालन का पूरा दायित्व इसी पर होता है और इसी रेफरेंस में रैमजेम्योर ने कहा है, या जहाज रूपी राज्य को घुमाने वाला चक्र है। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में मार्ले ने भी लिखा है कि मंत्रिमंडल के सब मंत्री साथ साथ डूबते हैं तथा साथ साथ तैरते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, एज इट इज परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ कुछ और मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं उनको भी ध्यान रखना है। ग्लेडस्टेन ने लिखा है कि यह एक सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। वहीं बेजहार्ट कहते हैं यह संयोजक समिति है, एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक साथ बांध देता है। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उन्हें ध्यान रखना है। यह संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल है, लास्की ने कहा है। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है, ये स्टेटमेंट वर्मन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्धतानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन, जिया जॉक रूसो, ल्यूकाच, सीबी मैकफर्सन। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन का ये स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्धतानाशाही आवश्यक है। इसके साथ साथ बेकन के अनुसार जो है मनुष्य प्रकृति का एक सेवक और दुभाषिया है। इन्होंने समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्धतानाशाही को आवश्यक बताया है। फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ। अनुभववाद का दर्शन इन्हें विरासत में मिला। ये शेक्सपियर के समकालीन थे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस बेकन किसके समकालीन थे? तो वो शेक्सपियर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? यहां पर आप देखना, योगदान नहीं है। जॉर्ज कैनन, राइनोल्ड नेबूर, हांस मार्गेनथाउ, अब्राहम लिंकन। और अगर यहां पर आपने तुरंत हांस मार्गेनथाउ को टिक कर दिया है तो आपका ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में किस विद्वान का योगदान नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। इनका जो है कोई योगदान नहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं या उपयुक्त सभी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार संरचना के दो स्तर हैं। प्रथम, राज्य, पुलिस, सरकार और न्यायपालिका जो बाध्यकारी रूप में कार्य करते हैं, अतः इसके कार्य करने का आधार शक्ति होती है। और द्वितीय जो स्तर है वो है सभ्य समाज या नागरिक समाज, जिसमें प्रमुख रूप से ट्रेड यूनियन, चर्च या धार्मिक संस्थाएं, परिवार, विश्वविद्यालय आदि शामिल होते हैं। इसके कार्य करने का आधार शक्ति नहीं सहमति होती है। अतः ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज के संस्थाओं में परिवार, पाठशाला तथा धार्मिक संस्थाएं तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? जेम्स रोजनाउ, मार्गेनथाउ, फेलिक्स ग्रास, थॉम्पसन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांस जे मार्गेनथाउ के शब्दों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मार्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसी वीडियो में अभी आपके साथ हमने
पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत इस पॉइंट को डिस्कस किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर है, आर्थिक मानों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? रिकार्डो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माता और जनक कहा जाता है। आधुनिक बाजारवाद को भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का शार्ट नेम द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न अब आप सभी के सामने है। प्रश्न है, अपने प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? डनिंग, मैकियावेली, रूसो या साइमन का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डनिंग। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के संबंध में यह कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक व विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही वह अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। इस प्रकार के वीडियोज को आगे कंटिन्यू रखने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट या सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सभी के विचारों का स्वागत है और आप सभी लोगों के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के शेष प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।